हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारे यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, ड्रग स्टोर यहाँ पे क्या है। ड्रग स्टोर कुछ खास नहीं है, हमारा वही मेडिकल शॉप है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ड्रग स्टोर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे मेडिकल शॉप भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे रिटेल स्टोर भी बोल देते हैं। तो मतलब अलग अलग नाम है, बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे हमारी एक मेडिकल फार्मेसी शॉप के बारे में बात हो रही है। अ ड्रग स्टोर फार्मेसी या रिटेल शॉप विच प्रोवाइड्स प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो यहाँ पे वही चीज़ें मेडिकल में हमारी क्या, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी मिलती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी मिलती है। ये हमारी एक प्लेस है जहाँ पे मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ठीक है, और बेसिक मेडिकल सप्लाईज हमारी स्टोर और डिस्पेंस करी जाती हैं। बाकी ये हमारा एक वैलिड ड्रग लाइसेंस के अंदर यहाँ पे ऑपरेट करता है। भाई जो भी फार्मासिस्ट है उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो एक ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है। और इसको यहाँ पे मैनेज करता है हमारा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु सुपरवाइज डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो जो हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वही हमारी जो भी डिस्पेंसिंग है, स्टोरेज है मेडिसिन की, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सुपरवाइज करता है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर की बात करें, तो एक वेल ऑर्गेनाइज ड्रग स्टोर में क्या होता है, एक बहुत ही स्मूथ वर्कफ्लो होता है, ठीक है, प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन होता है, मिनिमाइजेशन होता है मेडिकेशन एरर का, और इजी मॉनिटरिंग होती है। मतलब जो भी स्टॉक है उसको इस तरीके से अरेंज किया गया होता है कि जब भी हमें मॉनिटर करना हो तो हम लोग यहाँ पे इजिली उसको यहाँ पे चेक कर सके, मॉनिटर कर सके। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ड्रग स्टोर है तो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो एक हमारा हो गया रिटेल और एक हमारा हो गया होलसेल। अब इसको देखिए, इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे दोबारा से देख रहे हैं। जैसे डिजाइन ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर की बात करें, तो रिटेल ड्रग स्टोर का डिजाइन हमें जो है बेसिकली कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा कह सकते हो 10 by 15 का एक मिनिमम एरिया होना ही चाहिए, जहाँ पे हमारी रैक्स वगैरह होती हैं, फ्रीजर होता है, रैक्स होता है, वेटिंग एरिया, डिस्प्ले विंडो, टेबल चेयर, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है। वही सेम चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। डिस्प्ले विंडो क्या होता है, फॉर शोइंग इंपॉर्टेंट मेडिसिन, एंट्रेंस होता है फॉर इजी एक्सेस टू कस्टमर, वेटिंग एरिया होता है, काउंटर, टेबल चेयर। तो ये हमारा रिटेल ड्रग स्टोर का डिजाइन हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने होलसेल ड्रग स्टोर के डिजाइन की बात करें, तो इसका मिनिमम एरिया कम से कम 10 to 20 का होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी जो है रैक वगैरह थोड़ी बढ़ जाती है ना, फ्रीजर आ जाता है, वेटिंग एरिया थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, और डिस्प्ले विंडो ये हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होलसेल ड्रग स्टोर के डिजाइन में आ जाती है, तो उसको भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी ही देखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में क्या ही बात करें। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ मटेरियल स्टॉक के बारे में, कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल हमारे ड्रग स्टोर में हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो भाई देखिए, जितनी भी टाइप की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है वो सारी हमारी ड्रग स्टोर के अंदर देखने को मिलती हैं। अब ये हमारी वो दवाएं होती है जिसके लिए हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। फिर हमारी ओटीसी ड्रग्स आ जाती है, तो ये हमारी ऐसी ड्रग्स है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं। फिर हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि वाइटामिन, सप्लीमेंट्स, ओआरएस, प्रोटीन पाउडर्स। फिर हमारी कुछ फर्स्ट एड सप्लाई, जैसे कि बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, कॉटन, गॉज, मेडिकल टेप, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारे सर्जिकल आइटम में जैसे सिरिंजेस, ग्लव्स, मास्क, आईवी सेट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे कि सोप, शैम्पू, सैनिटाइजर, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि हमारे एक फार्मेसी शॉप में देखने को मिलती हैं, कहीं भी आप जाओगे। मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि थर्मामीटर, बीपी मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर्स, बेबी केयर प्रोडक्ट जैसे कि इन्फेंट फार्मूला, डायपर्स, बेबी लोशंस, और हाउस होल्ड हाइजीन जैसे कि डिसइंफेक्टेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारी फार्मेसी स्टोर में देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा खासा फार्मेसी स्टोर अगर होता है तो। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन की बात करें, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करनी होती है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे फ्रोजन, मान लो ऐसा मेंशन है कि इसको हमें फ्रीजन, मतलब कह सकते हो फ्रीज करके रखना है फ्रोजन टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब हमें उसको यहाँ पे अपने फ्रीजर के फ्रोजन जोन में रखना है। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर भी होता है ना, तो लगभग -20 डिग्री सेल्सियस में हमें उसको रखना है। और अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे कीप कोल्ड मेंशन है, तो देखिए यहाँ पे कीप कोल्ड का मतलब है कि उसे हमें लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, लेकिन हमें फ्रीज नहीं करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट या फिर सेकंड पार्ट में रखेंगे, लेकिन फ्रीजर में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें फ्रोजन नहीं करना है, बल्कि 2 से 8 के बीच में रखना है। उसके बाद हमारा स्टोरेज एट एम्बिएंट टेम्परेचर। तो देखिए, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब इसको वैसे ज़्यादा ये टर्म डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि एम्बिएंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। एम्बिएंट टेम्परेचर का बेसिकली यहाँ पे रूम टेम्परेचर से मतलब होता है, और रूम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे कितना, लगभग 25। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्बिएंट में क्या होता है कि 25, 15, 30, यहाँ तक मतलब 15 से 30 के बीच में हमारा वेरी क्या करता है। और अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसे हमें मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, तो हमें उसको एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी में रखना होता है। बेसिकली यहाँ पे 60% लेस होती, मतलब कह सकते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 60% से लेस होनी चाहिए।
और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, तो अगर किसी में हमारा ऐसा मेंशन है तो हमें यहाँ पे उसको फोटो सेंसिटिव यानी कि हमें उसे डार्क प्लेस में रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे कबर्ड वगैरह होते हैं, ड्रॉर होते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन अ लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। और जैसे मैन्युफैक्चरर जब यहाँ पे इन आइटम्स को भेज रहा है तो उसको भेजना भी यहाँ पे एक लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर चाहिए। तो ये सारे हमारी कुछ स्टोरेज कंडीशन हो जाती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने परचेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, तो देखिए जो एक ड्रग स्टोर होता है तो वहाँ पे हमें किस तरीके से दवाएं परचेस करनी है, कैसे अपना स्टॉक को मेंटेन करना है, इन्वेंट्री मतलब जो हमारा स्टॉक हो गया तो कैसे एक कंट्रोल रखना है चीज़ों का कि हमारे पास सभी दवाएं जो है कह सकते हो स्टॉक में अवेलेबल हों और किसी दवा का ओवर स्टॉक ना हो जाए और कोई दवा स्टॉक से खाली ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, तो देखिए परचेस कंट्रोल मीन्स सेलेक्टिंग रिलायबल सप्लायर्स, डिसाइडिंग हाउ मच टू बाई एंड इंश्योरिंग टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एट द बेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी। तो वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे एक रिलायबल सप्लायर को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितना बाई करना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी मेडिसिन है उसको हम लोग यहाँ पे टाइमली प्रोक्योरमेंट मतलब टाइमली उसको खरीदते हैं, ठीक है, एट द बेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, ठीक है। नाउ इट इंश्योर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स विदाउट ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट। तो यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि जो भी जरूरी दवाएं हैं वो ओवर भी ना हो जाए, है ना, जरूरत से ज़्यादा भी ना हो जाए और स्टॉक आउट भी ना हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि उनका स्टॉक ही खत्म हो जाए। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला आता है राइट क्वालिटी। तो देखिए जो भी मेडिसिन है, ठीक है, वो यहाँ पे एक लाइसेंस्ड या फिर वेरीफाइड सप्लायर से ही परचेस करनी चाहिए। ये हमारा इंश्योर करता है कि जो भी दवाएं हम लोग ले रहे हैं वो जेन्यून है, सेफ है और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेंगी। दूसरा हो जाता है हमारा यहाँ पे राइट क्वांटिटी। तो जो भी स्टॉक है उसको हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल डिमांड, यानी कि जिस तरीके से डिमांड है उसी तरीके से ऑर्डर करना चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक ज़्यादा रखना चाहिए, कम है तो उसके हिसाब से कम ही रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग, एक्सपायरी एंड शॉर्टेजेस। राइट प्राइस, तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि ड्रग शुड बी बॉट एट रीजनेबल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जैसे मान लो हमारे दो सेलर हैं, अब दोनों क्वालिटी मान लो लगभग लगभग सिमिलर ही दे रहे हैं, लेकिन एक जो है कुछ ज़्यादा ही प्राइस मांग रहे हैं, एक कह सकते हो मार्केट प्राइस में दे रहे हो, तो हमें यहाँ पे कम वाले से लेना चाहिए। लेकिन अब कम वाले पे भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम में क्वालिटी ना खराब हो जाए, है ना। तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में लेना चाहिए जहाँ पे लगभग सारे ही लोग जो है एक सिमिलर प्राइस पे बेच रहे हो। दिस हेल्प मेंटेन अफोर्डेबिलिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो यहाँ पे क्वालिटी से हमें कंप्रोमाइज नहीं करना और अफोर्डेबल कॉस्ट भी हमें चाहिए। उसके बाद हमारा राइट सप्लायर। तो राइट सप्लायर मतलब कि देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे सप्लायर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हों और कंसिस्टेंट हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे वो डिलीवरी को कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर पाएँ। जो भी वेंडर्स, देखिए वेंडर्स मतलब वही सप्लायर्स हो गए, जो भी विक्रेता रिलायबल सप्लायर्स होते हैं वो यहाँ पे सप्लाई इंटरप्शंस को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं और जो भी मतलब रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं उनके साथ हमें कंप्लाई करके हमें सामान मतलब जो भी हमारा आइटम है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी अवॉइड होती हैं। उसके बाद राइट टाइम। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि री ऑर्डर मेडिसिन बिफोर स्टॉक रीचेस क्रिटिकल लेवल। अब मान लो कोई स्टॉक है, अब वो बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, हमें तभी नहीं ऑर्डर करना है, बल्कि एक हमारा टाइम होता है जहाँ पे हमें मेडिसिन को ऑर्डर कर ही देना चाहिए, जहाँ पे हमें पता लग जाता है कि अब ये कुछ दिनों में खाली हो जाएगी। तो बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पर पहुँचने से पहले ही हमें यहाँ पे री ऑर्डर कर लेना चाहिए अपने मेडिसिन को, और कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी हमारी होनी चाहिए जो भी हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं। तो ये हमारा परचेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे परचेस प्रोसीजर की बात करें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे परचेस करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है रिसीप्ट ऑफ परचेस रिक्वेस्टेशन। तो देखो रिक्वेस्टेशन का मतलब होता है कह सकते हो एक ऑर्डर मिलना, ठीक है, कि परचेस का ऑर्डर हमें सबसे पहले रिसीव होता है। उसके बाद जब रिसीव होता है तो सबसे पहले हम उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं सप्लायर, यानी कि किस सप्लायर से हमें जो है दवा लेनी है उसको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन की बात क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्डर है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, उसको प्लेस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे परचेस ऑर्डर को फॉलो अप करते हैं कि हमने जो ऑर्डर भेजा है, ठीक है, तो वो कितने दिन में आ रहा है और कब तक आएगा। तो और उसके बाद देखिए उसके बाद हमें क्या होता है रिसीप्ट ऑफ मटेरियल। तो एक बार जब हम लोगों ने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया तो कुछ दिनों बाद हमें अपना आइटम जो भी हमारा मटेरियल वो रिसीव हो जाता है। अब रिसीव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं अपने मटेरियल्स को। तो अगर यहाँ पे मटेरियल मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी दवा है जो कि हमें नहीं समझ में आ रही, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट भी करते हैं। तो जो भी रिजेक्टेड मटेरियल है उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे और रिटर्न करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग एंड पासिंग ऑफ परचेस इनवॉइस फॉर पेमेंट। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी हमारा आइटम है हमारे पास पहुंच चुका है और जो भी हमें नहीं चाहिए हमने रिटर्न कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे अपना इनवॉइस को पास करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा सप्लायर है उसकी हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी दवाओं को परचेस करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे परचेस ऑर्डर की बात करें तो देखिए परचेस ऑर्डर बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे परचेस करने वाले हैं तो करने वाले होते हैं, तो जो भी हमारा सप्लायर होता है उसको हम लोग देते हैं, जहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हमारी ड्रग की नेम और स्ट्रेंथ और कितनी क्वांटिटी चाहिए, प्राइस क्या है आइटम का, और उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी डेट, सप्लायर डेट, परचेस ऑर्डर नंबर। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इस परचेस ऑर्डर में मेंशन होती हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, प्रोक्योरमेंट का मतलब ही होता है ऑब्टेन करना, खरीदना, कुछ भी कह सकते हो। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब है इट इन्वॉल्व परचेसिंग मेडिसिन फ्रॉम लाइसेंस्ड अप्रूव्ड एंड रिलायबल सप्लायर्स, इंश्योरिंग राइट क्वालिटी, राइट तो देखिए वही सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी देखी हैं। रिक्वायर्स चेकिंग सप्लायर्स क्रेडेंशियल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, बैच नंबर्स एंड एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है कि जो भी हमारा सप्लायर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितने अच्छे से सप्लाई कर पा रहा है, पहले उसने कितने लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है मार्केट में, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग यहाँ पे बना के रखते हैं, जो भी हमारे इन्वॉइसेज होते हैं, रिसीप्ट होती हैं, परचेस रिकॉर्ड होते हैं, उनको यहाँ पे हमें मेंटेन करके रखना होता है। और फाइनली हमारा स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स की बात करें तो जो देखिए जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग मस्ट बी स्टॉक्ड अंडर प्रॉपर टेम्परेचर लाइट। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो दवा जिस तरीके से स्टोर करनी है हमें उसी तरीके से स्टोर करनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग दो प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, FIFO एंड FEFO। तो FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FEFO का मतलब होता है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। तो जो यहाँ पे पहले आई है उसको हम यहाँ पे पहले आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब इसको आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख सकते हो, टू मिनिमाइज एक्सपायरी लॉसेज, ताकि हमारा जो एक्सपायरी लॉस है वो यहाँ पे कम से कम हो। कीप कंट्रोल्ड रेफ्रिजरेटेड एंड हजार्डियस मेडिसिन इन डिजाइनेटेड एरियाज। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जैसे कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं जैसे कंट्रोल्ड मेडिसिन मतलब जैसे हमारे नार्कोटिक ड्रग्स हो गई, जिनको हमें यहाँ पे बहुत इजीली किसी को नहीं देना होता है। और रेफ्रिजरेटेड यानी कि जिनको हमें स्पेशल टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेट करना होता है। और हजार्डस मतलब कि जो थोड़ी हार्मफुल टॉक्सिक दवाएं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं जिनसे हार्म हो सकता है। तो ऐसी दवाओं के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग स्पेस डिजाइन करते हैं, और उन्हीं डिजाइनेटेड स्पेस में हमें इन सबको रखना चाहिए। जैसे कंट्रोल दवाओं को अलग अलग स्पेस हो गया, रेफ्रिजरेटेड दवाओं को अलग स्पेस हो गया। जैसे रेफ्रिजरेटेड दवाएं कहाँ होंगी, रेफ्रिजरेटर में रखी जाएंगी। मेंटेन एंड अपडेटेड स्टॉक रजिस्टर टू ट्रैक अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी एंड रीऑर्डर लेवल्स। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कब एक्सपायरी है, और यहाँ पे रीऑर्डर लेवल मतलब कब रीऑर्डर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस स्टॉक रजिस्टर से पता चल जाती है, तो इसको हमें मेंटेन करके रखना होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक टर्म की बात करें अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ये हमारा होता है इट इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग और आइटम दैट शुड बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है हमारा वो ड्रग की क्वांटिटी जो कि हमें एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए किसी ड्रग के लिए। जैसे हर एक के लिए अलग अलग होता है, इतना समझना। तो किस ड्रग के लिए हमें एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विच इंक्लूड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, जैसे जिस दवा को जितना ऑर्डर करना चाहिए उतना ही जब ऑर्डर करते हैं, तो हमारी यहाँ पे ऑर्डरिंग की कॉस्ट भी मतलब कम होती है। जैसे जितनी चाहिए हम लोग उतनी ऑर्डर करेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेट होता है, एक फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग देख रहे हैं। और होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है कि जैसे हमने खरीद लिया, तो खरीदने के बाद भी हम लोग यहाँ पे उसको होल्ड करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो उसकी भी हमारी यहाँ पे कॉस्ट ही जाती है। तो इन सभी चीज़ों में भी हमारा कह सकते हो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे बचती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने पर्पस की कि इसका पर्पस क्या होता है, तो हमारा रिड्यूस करता है एक्सेस स्टॉक एंड अवॉइडिंग स्टॉक आउट। तो यहाँ पे ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होती है और कोई दवा यहाँ पे खत्म भी नहीं होती है, अगर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। तो ये हमारा मतलब पहले से ही फिक्स होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ऑर्डर करते हैं। बैलेंसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, और हैंडलिंग मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे जब स्टोर कर रहे हैं किसी भी दवा को, हम जब अपने मेडिकल स्टोर में स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर करते समय भी क्या है कि हम एक स्पेस उसको दे रहे हैं। तो अब उस स्पेस में हम लोग जब तक जो है वो खाली नहीं होगा तब तक दूसरी दवाएं तो स्टोर कर नहीं सकते। तो वहाँ पे भी कह सकते हो एक स्टोरिंग इन्वेंट्री कॉस्ट भी हमारा यहाँ पे जाता है, क्योंकि भाई दवा ज़्यादातर जो हमारी शॉप होती हैं वो हमारी हम लोग रेंट पे ही लेते हैं। तो वहाँ पे हर एक स्पेस का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि दवा जो है उतना ही स्पेस ले जितनी ज़रूरत है, और यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे खाली भी होती रहे। अननेसेसरी यहाँ पे पता चले हमने कोई ऐसी दवा ले ली जिसका कोई काम ही नहीं है, उसने अननेसेसरी स्पेस यहाँ पे जो है कवर किया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो एक नुकसान ही होता है। इंश्योर्स मेडिसिन आर अवेलेबल व्हेन नीडेड विदाउट ओवर स्टॉकिंग। तो वही सारी चीज़ें हैं कि मेडिसिन हमारी अवेलेबल हो विदाउट ओवर स्टॉकिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2DS अपॉन एच। अब यहाँ पे देखिए 2DS में D का मतलब होता है डिमांड, कि कितनी डिमांड हमारी है ऑर्डर को, ठीक है, कि कितनी यूनिट हमारी पर ईयर में जाती है। S हमारा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कि पर ऑर्डर पे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट जा रहा है। और H हमारा होता है यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, कि कितना होल्ड करने पे हमारा कितना कॉस्ट जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक वाइडली यूज्ड होता है ड्रग स्टोर में, फार्मेसीज में, टू मेंटेन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल के बारे में। तो देखो रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल का मतलब होता है वो लेवल जहाँ पे हमें अपनी दवा को रीऑर्डर कर देना होता है। मतलब आप ये समझो रीऑर्डर क्वांटिटी का लेवल का मतलब है कि हमारी दवा का वो क्वांटिटी जो कि हमें बताती है कि अब हमें जो है इस दवा की जो है दोबारा से रीऑर्डर प्लेस कर देना है। Reorder level is the stock level at which a new order must be placed to ensure that the drug does not to go out of stock। यानी कि यहाँ पे कह सकते हो ये हमारा वो लेवल होता है जो कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास किसी दवा का 10 स्टॉक बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मतलब एक प्रीवियस कैलकुलेशन और प्रीवियस जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उनके बेसिस पे हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि अगर ये 10 है, ठीक है, तो हमें ऑर्डर करने पे भी जो है लगभग थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 10 भी जो है मान के चलो अगले 10-15 दिनों में खाली हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे अभी ऑर्डर प्लेस कर दे रहे हैं ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। तो मतलब ये एग्जाम्पल था। बाकी तो रीऑर्डर लेवल की बात करें तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एवरेज कंजप्शन इनटू लेड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों का मतलब क्या है। एवरेज कंजप्शन तो हम लोग समझ रहे हैं कि कितना उसका कंजम्पशन हो रहा है डेली या फिर वीकली बेसिस पे। लेड टाइम का मतलब होता है कि जैसे जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो तुरंत हमें नहीं मिल जाता है, तो उसके बीच में टाइम होता है, तो कितना टाइम लगता है हमारा ऑर्डर को प्लेस करने में और रिसीव करने में, कि हमने आज ऑर्डर प्लेस किया तो कितने दिन बाद रिसीव होगा, तो वो एक लेड टाइम होता है। और सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि एक हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक जो है इमरजेंसी के लिए बचा के रखते ही हैं, तो वो हमारा सेफ्टी स्टॉक होता है, ठीक है। तो उसको वैसे हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते, ये हमारे बहुत इमरजेंसी के लिए हम लोग बचा के ही रखते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, इन सभी को कैलकुलेट करके हम लोग रीऑर्डर लेवल को कह सकते हो पता लगा सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा मेडिसिन के शॉर्टेज को प्रिवेंट करता है, स्मूथ फार्मेसी ऑपरेशन को मेंटेन करता है, इमरजेंसी को अवॉइड करता है ना, कॉस्टली। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग हमें कोई दवा चाहिए, अब बिल्कुल अगर अर्जेंट बेसिस पे हमें दवा चाहिए, तो वहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं वो क्या होता है एक्स्ट्रा चार्जेस मांगने लगते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो हम लोग क्यों ही ऐसा मतलब कॉस्टली अर्जेंट परचेस करेंगे। और उसके बाद हमारा हेल्प इन प्लान इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा एक प्लान मैनेजमेंट यहाँ पे चलता रहता है जब हमारी सारी चीज़ें सही तरीके से चलती हैं। तो ये हो जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग एक्सपेंडिचर। अब देखो ड्रग एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो हमारी ड्रग है वो किस तरीके से यहाँ पे हमारी सेल हो रही है, किस तरीके से खाली होती है, उसको हम लोग यहाँ पे कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कितना हमें यहाँ पे ड्रग में एक्सपेंड करना चाहिए। आप समझिए कि एक किस ड्रग को कितनी क्वांटिटी में हमें खरीदना चाहिए और किस ड्रग में कितना बजट हमें स्पेंड करना चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ मेथड आ जाते हैं। देखिए ड्रग एक्सपेंडिचर एनालिसिस हेल्प्स इन बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो ये हमारा बजट डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किस दवा के लिए हमें कितना बजट रखना चाहिए। अब इसके लिए हमारे 2-3 मेथड होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। जैसे पहला हमारा होता है ABC एनालिसिस। अब ABC में हमारा ABC का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना इसमें होता क्या है, वैसे इसका फुल फॉर्म से ज़्यादा लेना देना है नहीं। बेसिकली ए आइटम्स का मतलब होता है हमारे वो आइटम, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ए आइटम हमारे वो आइटम होते हैं जो कि क्वांटिटी में तो कम होते हैं, यानी ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन सबसे महंगे यही होते हैं। मान के चलो कि टोटल आइटम का जैसे मान लो 100 आइटम है, तो 100 में से होंगे तो ये 10-20 ही, लेकिन अगर मान लीजिए 100 आइटम के पीछे हमें 100 रुपये खर्च करना है, तो 100 में से 70-80 रुपये यही ले जाते हैं। आप समझ रहे हो कि ये सबसे कम क्वांटिटी में भी होते हैं लेकिन सबसे महंगे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिमांड है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आप ये समझो ज़्यादा से कहने का मतलब ये नहीं कि इसको हर कोई अफोर्ड कर लेगा या फिर हर किसी के लिए डिमांड होती है। मतलब आप ये समझो ये डिमांडेड होते तो हैं लेकिन क्रिटिकल केसेज में, लेकिन वो क्रिटिकल केसेज यहाँ पे मतलब कह सकते हो आते रहते हैं। तो अब थोड़ा समझना कि ये थोड़े महंगे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड भी होती है, और ये चूंकि इतने महंगे होते हैं इसलिए इनकी क्वांटिटी भी हमें थोड़ा सा लिमिटेड ही रखनी होती है ना। लेकिन इनकी मतलब डिमांड आती रहती है, तो ये हमारे कह सकते हो इनके लिए हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल को जो है मेंटेन करना होता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो कोई एक दवा है, मान लो कोई एंटीबायोटिक है, अब मान लो उसकी एक सिंगल टैबलेट हमारी 500 रुपए की है। तो अब अगर इतनी महंगी हम लोग यहाँ पे कोई दवा खरीद रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसकी इन्वेंट्री पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसके स्टॉक में, कि बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खरीद लें, या फिर वो मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग जब उसका स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो वो इधर उधर ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए। तो वहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये हमारी काफ़ी महंगी दवाएं होती हैं। अब उसके बाद हमारे बी आइटम्स आ जाते हैं। तो बी आइटम्स क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका कॉस्ट भी मॉडरेट होता है और क्वांटिटी भी मॉडरेट होती है। यानी आप ये समझो कि अगर 100 आइटम है तो 100 में से इनकी क्वांटिटी भी लगभग 20-30 होती है और कॉस्ट भी लगभग 15-20 रुपए ही होता है ना। तो ये हमारे मतलब मॉडरेट क्वांटिटी वाले होते हैं, उनके लिए हमें एक रेगुलर कंट्रोल चाहिए होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत इन पे भी हमें कंट्रोल चाहिए होता है।
और फाइनली हमारे यहाँ पे सी आइटम्स आ जाते हैं। तो सी आइटम्स हमारे सबसे लोवेस्ट कॉस्ट के होते हैं और सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में होते हैं। यानी देखो ये जस्ट ए का उल्टा होता है। ए वाला क्या था, हमारा हाई कॉस्ट लोवेस्ट क्वांटिटी, हाईएस्ट कॉस्ट लोवेस्ट क्वांटिटी, और इसका क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप ये समझो कि मान लो 100 आइटम है, तो 100 में से 50 से 60 आइटम यहाँ पे यही होते हैं, और 100 रुपये मान लो है हमारे पास, तो इनके लिए हमें खर्चा सिर्फ 5 से 10 रुपये करना होता है। जैसे इसमें हमारे बहुत सिंपल से एग्जांपल, हमारे जैसे बैंडेजेस वगैरह हो गए, कॉटन कॉटन वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे इस सी आइटम के अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए हमें एक बेसिक कंट्रोल चाहिए, लो प्रियोरिटी वाले आइटम्स होते हैं। तो ये हो गया एबीसी एनालिसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक तरीका होता है वेद एनालिसिस। तो वेद का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वी का मतलब होता है वाइटल, ई का मतलब होता है एसेंशियल, और डी का मतलब होता है डिजायरेबल। अब आप ये समझो, वाइटल का मतलब होता है ये हमारी सबसे जरूरी दवाएं होती है, ठीक है, मतलब ये हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, तो ये ऑलवेज अवेलेबल होनी ही चाहिए, यानी इनका स्टॉक तो हमें हर समय मेंटेन करके रखना है। अब ई मतलब होती है एसेंशियल, मतलब ये हमारी इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं थोड़ी सी लेस क्रिटिकल कंडीशन के लिए। मतलब कि देखो यहाँ पे भी ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वी के कंपेयर में कम है ना, थोड़ी बीच में है। तो इनका भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब इनका भी शॉर्टेज जो है अनडिजायरेबल होता है, मतलब इनको भी हमें मेंटेन करके रखना है। लेकिन बाय द वे अगर मान लो थोड़ा बहुत हो भी गया तो काम चल सकता है। लेकिन जो हमारी डी वाली ड्रग्स है, तो ये हमारी होती है बिल्कुल ही नॉन क्रिटिकल ड्रग्स, यानी इनकी शॉर्टेज हम लोग यहाँ पे बहुत ईजिली यहाँ पे कह सकते हो टॉलरेट कर सकते हैं, इनकी शॉर्टेज से इतना फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा वेद एनालिसिस हो गया। और उसके बाद हमारा आता है एफएसएन एनालिसिस। अब देखिए एफएसएन का फुल फॉर्म होता है, एफ का मतलब फास्ट मूविंग, एस का मतलब स्लो मूविंग, एन का मतलब नॉन मूविंग। अब देखो फास्ट मूविंग का मतलब होता है ये हमारी फ्रिक्वेंटली यूज ड्रग्स होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा बिकती हैं, तो इनका सबसे हाई टर्नओवर होता है, तो इनका स्टॉक हमें सबसे ज्यादा मेंटेन करना होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकती हैं। उसके बाद एस मतलब होता है स्लो मूविंग, तो ये हमारी ओकेजनली बिकती है, ठीक है, तो मतलब इनका एक मॉडरेट टर्नओवर होता है। और एन हमारी होती है रेयरली, यानी ये बहुत ही कम बिकती हैं, और इनका अगर हम लोग स्टॉक ज़्यादा रखेंगे तो हमारी एक्सपायरी भी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे एफ एस एन के अकॉर्डिंग एफ का सबसे ज़्यादा, एस का बीच में, एन का मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम स्टॉक हमें मेंटेन करना है। और फिर हमारा फोर्थ आ जाता है एबीसी वेद। देखो यहाँ पे सबसे इफेक्टिव हमारे दो ही होते हैं, एबीसी और वेद। तो अब इन दोनों को ही अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट मैट्रिक्स या फिर सबसे कहते हैं बेस्ट एनालिटिकल टेक्निक आ जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एबीसी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं एबीसी में, फिर हम लोग वेद एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और फिर ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं वीईडी में। अब आप ये समझो यहाँ पे एबीसी में क्या होता है, ए वाली सबसे ज़्यादा कह सकते हो जरूरी होती है लेकिन सबसे महंगी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ए और बी में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए और ई में कौन सी कॉमन आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ए बी सी और यहाँ पे वेद का एक क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर उस हिसाब से अपनी दवाओं को स्टोर करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो ये हमारा हो जाती है मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि ड्रग स्टोर मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।